नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज 21/5/2021 है और मैं काफ़ी दिन बाद अपने YouTube चैनल पर वीडियो लाता हूं और आपसे कुछ कहना है कि मैं जब भी आता हूं तो अपने चैनल का नाम मैं कुछ न कुछ चेंजिंग करके आता हूं। लोग सुनते होंगे कि क्या यार हर बार अपना नाम चेंजिंग कर रहे हो। देखो यार, समस्या इस बात की है कि YouTube जो है नए लोगों को, यदि आप देखिए, ऊपर वाले मामलों में बड़ी झोल झाल है। जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह हैं, वो रुपया पैसा दे करके अपने चैनल को ग्रो करवा लेते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है, वो करवा लेते हैं। हम लोग एक शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, तो हम लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती है। तो नाम जब मीट करने लगता है एक, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो ट्रेंड में नहीं आती हैं और फिर कोई कॉपीराइट इशू आ जाते हैं, जिस कारण नाम को हमको चेंज करना पड़ता है। तो अब कोशिश ये रहेगी कि मुझे यकीन है कि मेरा नाम जो है परिवर्तित नहीं होगा। वर्तमान में ओम स्टडी हमारा जो है यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ओम स्टडी यूट्यूब चैनल का नाम है। एक सेकंड, थोड़ा इसको पतला कर लें, काफ़ी मोटा हो गया है। तो ये चीज़ है, ओम स्टडी नाम है। अभी हम आपको दिखा देंगे वहाँ पर चल करके। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं ग्रामीण विकास की योजनाएं। देखिए, ग्राम में विकास करने के लिए, देखिए, प्रधानी के चुनाव इस बार हुआ अभी हाल ही में, और ये आपका, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण प्रधानी के चुनाव में, तो आप सब जानते हैं, इसको मैं ज़्यादा जिक्र करने की कोई मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं आपको ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का प्रयोग जो होगा वो आपका GS 2 में भी होगा और GS 3 में भी होगा, ठीक है। इस टॉपिक का प्रयोग दोनों में इसका प्रयोग होगा। तो हम इसको बिना कुछ समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा मिटा दें, आपको समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें लिखा है, ठीक है। इसका सिर्फ इंटेंशन यही है। तो आपको पता होगा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद देश में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति परिलक्षित होती रही है। कहने का उद्देश्य यह है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान भी जो है सभी योजनाएं ऑन भू पर, मतलब ऑन रोड, जो ग्रामीण अंचल है उस क्षेत्र पर इम्प्लीमेंटेड हैं, चल रही हैं, ठीक है। उसी को देखते हुए कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है कि इन योजनाओं की वर्तमान महामारी के इस दौर में क्या प्रासंगिकता है, कैसी स्थिति है, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा इसको कहते हैं। सबसे पहले ये मनरेगा नहीं था, इसको 2009 में मनरेगा किया गया। पहले इसको नरेगा ही कहा जाता था। 2005 में इसका एक्ट आया है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। परिचय: इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रदर्शित किया गया था जो रोजगार और अधिकार की गारंटी देता है, जो कि काम पाने का अधिकार भी आपका है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को, जो कि अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक का मतलब यह है कि उनके अंदर कौशल नहीं है, प्रतिभा नहीं है, वो सिर्फ फरुआ चलाना ही जानते हैं, काम करना शारीरिक बल के अनुसार वो कुछ नहीं जानते उसके अलावा, ठीक है। अकुशल श्रमिक इच्छुक वयस्क, जो इच्छुक वयस्क हैं, और सदस्यों के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था इसमें की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्वामित्व की उत्पादकता संपत्ति के निर्माण होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो हवाबाजी की गई है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। मनरेगा की संपत्तियों में प्रमुख रूप से खेत, तालाब, रिसाव, टैंक, चेक डैम, सड़क की मरम्मत होती है और सिंचाई प्रणाली भी शामिल होती है। जैसे सपोज डैट गांव में खेत होंगे, खलिहान होंगे, तालाब होगा, चक्रोट होगा, तो इसके बनावट के लिए जो होता है हमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। अब लोगों को काम भी मिल जाएगा, उनको रोजगार भी मिल जाएगा, ठीक है, और वो अपना जीवन का भी आजीवन जो है वो व्यतीत कर लेंगे। लेकिन ये 100 दिनों का काम जो है, क्या इन किसानों के लिए पर्याप्त है? वर्तमान में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपया कमाने वाला व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में गरीब नहीं है, ठीक है। 27 रुपया मतलब नगरीय क्षेत्र में और महंगाई है, तो 27 रुपये का मतलब ग्रामीण क्षेत्र का तो और स्थिति खराब होगा।
और उसके नीचे लिया गया होगा 20-22 रुपए लिया गया होगा। तो मैं मोटी मोटा कह रहा हूँ कि 27 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है पर डे। आप 27 रुपए का चाय समोसा खा जाते हैं, 100 दिन के काम में आपको क्या, आपका पेट भर जाएगा? मेरे हिसाब से सरकार को मूलभूत हिसाब से इस विषय पर देखना चाहिए और गहनता से इस पर चर्चा करते हुए इसमें योगदान देना चाहिए, जो कि अभी में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। पहली बात तो किसानों तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता है। अधिकांश जो काम करवाने वाले ठेकेदार होते हैं वो अपने व्यक्तियों का जो होता है अलग से वो बनवा लेते हैं जॉब कार्ड, उसी जॉब कार्ड का पैसा डाल करके जेसीबी से काम करवाते हैं और जॉब कार्ड का पैसा निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑन ग्राउंड पर चल रही है, कोई मतलब काम वगैरह नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम मात्र का है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अन्य विशेषताएं इसमें शामिल ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा के तहत कार्यों की प्रकृति को मंजूरी देकर उनकी प्राथमिकता तय की जाती है। ठीक है, इनमें शामिल ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा के तहत कार्यों की प्रकृति को मंजूरी देकर उनकी प्राथमिकता तय की जाती है। मतलब किस प्रकार की कार्य प्रकृति होगी उसी आधार पर जो है उसको मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक लेखांकन, सोशल ऑडिट जो होता है, जो काम होता है भाई, उसका एक ऑडिटिफिकेशन होगा कि कितना आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कौन कौन से व्यक्ति इसको पैसे के खाते में किसके जा रहा है, ये अनिवार्य है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट भी बनी हुई है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का पैसा धड़ाधड़ निकल कर खा रहे हैं और सबसे ज्यादा बीडीओ प्रधान मिलकर के, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर स्तर के अधिकारी जो है इतने करप्टेड हो चुके हैं जिसकी आप कोई सीमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ही कि कोई जांच या अन्वेषण की प्रक्रिया के लिए कोई ऐसी कमेटी ही नहीं बनाई गई है। आप कोई भी जांच करवाएंगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के पास खुद एक केस भरा हुआ है, तो कोर्ट कहाँ से जांच करेगा? तो भारत राम भरोसे चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज आप देख रहे होंगे कोविड-19 में कितने लोग मर रहे हैं, कैसी स्थिति है। मैं आपको बताऊं ये क्या है, कोई चाइनीज वायरस नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। आप सोचिए गर्मियों में वायरस आ जा रहा है, ठंडियों में वायरस चला जा रहा है, तो इसका मतलब मौसम के अनुसार वायरस आ रहा है। तो इंसान को समझ जाना चाहिए सीधा ये क्या नाम आपका वो है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुआ है। अभी आपको पता होगा आज 21 तारीख है, आज के न्यूज सुबह में हमने पढ़ा था कि दिल्ली से 3 गुना जो है बर्फ का एक वो था अंटार्कटिक वाले रीजन में। आपको पता होगा ना, सपोज डैट कि ये आपका ग्लोब है, ये आपको बीचों बीच से जो पार्ट काटता है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध होता है। ठीक है, उत्तर वाले रीजन में आर्कटिक होता है, नॉर्थ पोल में, जो कि सबसे ध्रुव में जो होता है वो आर्कटिक होता है, और दक्षिण वाले एकदम लास्ट में जो होता है वो अंटार्कटिक होता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश, चूंकि यहाँ पर पृथ्वी अपनी एरिया में फ्लैट है, हल्का सा 23.5 डिग्री ज्योग्राफी का पोर्शन है, मिल करके समझेंगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हल्का सा फ्लोट है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर जो है इस रीजन पे नहीं पड़ पाता है। यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने के साथ रात भी सुनिश्चित होती है दोनों पक्ष गोलार्धों में। ठीक है, अब यहाँ पर जो दक्षिण में है, यहाँ पर इसको अंटार्कटिक जोन कहते हैं, यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है और नीचे सागर है। ठीक है, तो ये बर्फ पिघल करके जो है पानी में चला गया। जब भी बर्फ पानी में पिघल करके गया तो पानी का स्तर, भू स्तर बढ़ जाएगा, जल स्तर बढ़ेगा। आपको पता होगा कि हर वर्ष जो है 0 पॉइंट समथिंग या 1 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का। आए दिन जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आपका सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि मानव अपनी गतिविधियों के कारण जो है ऐसी स्थितियों के से उभर करके सामने आ रहा है। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहेंगे कि लेक्चर जो है फिलॉसफी का हो गया, इसलिए मैं इस पर थोड़ा दूरी बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बोलना ठीक नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे अभी, क्योंकि हम लोग शिक्षा के इस स्तर पर पहुंचे हुए हैं कि यहाँ पर बोलना ये चीज़ें ठीक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.95 करोड़ व्यक्तियों को 5.9 लाख संपत्ति, यहाँ पर करोड़ होना चाहिए था, 5.98 लाख करोड़ की संपत्ति का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.95 करोड़ व्यक्तियों को 5.98 लाख संपत्ति निर्माण कार्य पूरा करने के लिए
34.56 करोड़ व्यक्ति दिनों को सृजन करने के लिए ये काम की पेशकश की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए दूसरा मिशन आ गया। तो आई होप आपको मनरेगा के बारे में यहाँ पर समझ में आया होगा कि सबसे पहले नरेगा के रूप में 2005 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका कार्य ये था कि 100 दिन तक ग्रामीणों को जो है, ग्रामीण की जो जनता है, बेरोजगार है, उसको जो है रोजगार देते हुए ग्राम को डेवलप भी करना, साथ साथ उनको रोजगार भी मिले, ऐसी क्रियाकलाप को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। वर्तमान समय में यदि इसका आप फीडबैक लेंगे, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है। पेपर में आपको खूब बढ़ा चढ़ा करके सरकार के पक्ष में लिखना है, कुछ नेगेटिव चीजें लिखनी है, लेकिन आपका वो अंत जो हो वो सरकार के पक्ष में ही ज्यादा झुका हो, क्योंकि आप वहां पर जा रहे हो तो सरकार का प्रतिनिधित्व करने ही जा रहे हो और वहां पर सरकार का विरोध नहीं करना है आपको। हाँ, इस चीज में यदि कोई आप नवाचार कर सकते हो, सुधार करने के लिए आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। मैं इसके लिए प्रॉपर आंसर राइट का अलग से जो है सेशन लेकर के आऊंगा और आपको आंसर राइटिंग करना बताऊंगा। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM परिचय। यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सेक्टर स्कीम या केंद्र प्रायोजित स्कीम है। मतलब इसमें केंद्र सरकार जो है या तो पूरा या तो 90% से अधिक शेयर में ये पैसा खर्च करेगा, ठीक है। 10% जो है कोई संस्था, सरकार जो भी खर्च करे वो उसकी विषय की बात है, बाकी 90% जो होता है सेक्टर स्कीम में ये केंद्र सरकार ही खर्च करती है। चलिए, उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं को बेहतर पहुंचाना और माध्यम से आजीविका के अवसरों को वृद्धि और ग्रामीण गरीबी को कम करना। देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया था कि अकुशल श्रमिक, मनरेगा में जितने भी श्रमिक थे वो अकुशल थे, उनके पास कोई स्किल नहीं था। स्किल का मतलब ये है कि आपको एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा ही आप स्किल को कह सकते हो, जिसमें आपको आजीविका कमाने के लिए दिक्कतें ना आए, वो स्किल आपको रोजगार दिला दे। जैसे कि सपोज डेट आप चाय बनाना जानते हो, तो वो चाय जो बनाने की प्रक्रिया होगी वो आपको पता है, तो वो एक स्किल है। कोई आप मोटर खोल करके बना दे रहे हो, ये एक स्किल है। तो इस स्किल को सिखाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार ने ऐसी क्रियाकलाप करने के लिए स्वयं को तैयार किया है। इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी? इसमें स्वयं सहायतित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक पेशेवर जो समुदाय के लिए कार्य करें और सामुदायिक संस्थाओं के साथ कार्य किया जाना शामिल है। जो DAY-NRLM वही है, दीनदयाल योजना वाला अंत्योदय योजना जो मैंने ऊपर बताया था, का एक अनूठा प्रस्ताव है। स्वयं सहायता संस्थानों, इसको आप समूह भी कह सकते हैं, स्वयं सहायता समूह और बैंकों को वित्तीय संसाधन तक पहुंच के माध्यम से अन्य सुविधाओं के साथ साथ प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना और प्रशिक्षण और तथा क्षमता निर्माण करना, उनकी सूक्ष्म आजीविका योजनाओं को सुविधाजनक बनाना और उन्हें आजीविका योजना को लागू करने में सक्षम बनाकर सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी के माध्यम से आजीविका को प्रभावित करना। तो सपोज डेट आप समूह गांव में देखते होंगे तो हर गांव में 4 समूह 5 समूह लोग बनाते हैं, उसमें एक मुखिया महिला होती है, उसका एक कोषागार होता है, और 5-7 महिलाएं और होती हैं एक समूह में। ये सारी महिलाएं जो हैं कनेक्ट होती हैं किसी बैंक से, ये बैंक में अपना पैसा डालती हैं सभी मिलकर के, जब चाहे जितना चाहे पैसा वो निकाल सकती हैं, फिर उसको उनको जमा करना होता है। तो ऐसे इसका मूल उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर में जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास पैसा होता नहीं, चूंकि आप जानते हैं कि पुरुष खुद ही ग्रामीण के जब बेरोजगार हैं तो महिलाओं को कहां से देंगे, तो महिलाओं की स्थिति तो और दयनीय हो जाती है। दूसरी चीज आपको पता होगा कि समाज में पितृसत्तात्मक स्थिति होने के कारण महिलाओं की स्थिति निरंतर जो है दयनीय है। महिला अगर किसी से पैसा मांगे तो वो कहां पाएगी? आपको पता होगा कि महिलाओं में कुछ उनके जो
पीरियड्स वगैरह आते हैं और सब चीज़ें उनके साथ बहुत सी घटनाएं होती हैं, दर्द होता है, उनको दवाओं की आवश्यकता होती है, उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है। एक तो जो माँ के रूप में जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उस समय उनके शरीर जो होता है और कमज़ोर होता है, तो उनको पोषण युक्त आहार दिलाने के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो मूल सिद्धांत इसका यह है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना और उनको आगे बढ़ाना, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जो है गरीबी को कम किया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि महिलाएं जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, तो सरकार कहीं न कहीं इस माध्यम से चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उपलब्धियां क्या है इसकी? तो वित्त वर्ष 2021 में लगभग 56 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड महिला स्वयं सहायता समूहों को जारी किया गया। तो 56 करोड़ रुपया, जो कि बहुत कम अमाउंट है पूरे भारत के लिए, ये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट और फंड के लिए 2021 में दिया गया, जो कि वित्त वर्ष 2020 के समान अवधि से 32 करोड़ रुपए था। तो पहले 32 करोड़ था, अब उसको 56 करोड़ रुपए में दे दिया गया है। क्योंकि बैंक जाइए, आप बैंक से आप लोनिंग लीजिए, उसके बाद आप अपना वहां पे काम करिए, फिर जमा करिए, ऐसे आपके पास पैसा रहेगा, अपना आप बचत भी करेंगे, वित्तीय समावेशन होगा। अब आपको पता होगा कि यही कारण था कि ये आपका सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन जो आपको पता होगा 28 अप्रैल शायद 28 सितंबर 2014 को सबसे बड़ी जनधन योजना जो चली थी, उसका मूल एजेंडा यही था कि वो वित्तीय समावेशन करे और वित्तीय समावेशन के माध्यम से ऐसे लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करे बैंकों के माध्यम से जिनके पास खाते नहीं खुले थे, और खाते को खुलवा करके उसके बाद अगली प्रक्रिया सरकार ने अनेकों योजनाएं लागू करके ये दिखलाया। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये पॉजिटिव थिंकिंग है और लोगों को इसकी जो है सराहना करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के तहत कृषि और गैर कृषिगत आधारित आजीविका पर प्रशिक्षण, कोविड प्रबंधन और कृषि पोषक उद्यानों को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से खेती करते हैं, और उद्योग में भी, जैसे कि कुटीर उद्योग में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको स्किल सिखाया जाएगा। ठीक है, पैसे की आपूर्ति के लिए आपको स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, आप वहां से ले सकते हैं, अपनी रोजगार व्यवस्था चालू कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं। तो काफी कुछ अच्छी चीजें हैं जो गांव में भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरंभ इसका 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। उद्देश्य इसका ये था कि प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को 12मासी सड़क नेटवर्क से जोड़ना। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़क नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ग्राम सड़क योजना। आपका ये शहर है या कोई मतलब सबसे शहर से जुड़ा एक सड़क है, उसको ग्राम से कनेक्ट करने वाली प्रक्रिया रोड को क्या कहते थे? 12मासी सड़क कहते थे। लाभार्थी, ऐसे निर्धारित जनसंख्या वाले असंबद्ध बस्तियां ग्रामीण संपर्क रोड प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण शामिल होगी। देखो, आपको पता होगा कि ऐसे गांव जो नगर क्षेत्र के फ्रिंज एरिया में रहते हैं, फ्रिंज एरिया का मतलब ये होता है कि उसका, जैसे कि ये ग्रामीण है और ये नगर है, तो ग्राम और नगर के बीच का कुछ ऐसा रीजन होता है जो खाली होता है। इस रीजन में रहने वाले व्यक्तियों को फ्रिंज एरिया कहते हैं। ठीक है, न ये गांव के होते हैं न ये नगर के होते हैं, ये इसके बीच के होते हैं। ठीक है, तो फ्रिंज एरिया में रहने वाले लोगों को जो है इसमें सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के रूप से शामिल किया जाएगा। और जब फ्रिंज एरिया वाले सीख लेंगे तो ग्रामीण को भी इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण जनता को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना शामिल होगा। देखिए, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान में समय सीमित है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, जिस कारण आपको यहाँ पर मैं बताने में असमर्थ हूँ। ये मानव भूगोल का टॉपिक है। मानव भूगोल और बस्तियों में आपको जब मैं जिक्र करूंगा तो वहां पर इसका मैं व्यापक रूप से चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं आपको तब वहां पे पूरा बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के मानव की जो जरूरतमंद चीजें हैं, सभी चीजें यहाँ पर जो मानव के इर्द गिर्द घूम रही है, उसको हमको शिक्षा लेना है। और इसी से जो है हम लोगों का जो है, हम ही लोगों से शिक्षा की सारी चीजें उत्पन्न हुई है, चाहे भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, कोई सभी चीजें हो। हमारे जो ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ तो सारी ये चीजें विकास हुई और हम ही लोगों को इसे सीखना है। ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे।
और जनजाति क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया है। मतलब इसमें कहने का योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे में मरुस्थलीय और जनजाति क्षेत्रों में 250 से प्लस जिस गांव की जनसंख्या होगी उसको जो है कनेक्ट किया जाएगा 12 मासी सड़कों से। इसका कहने का मतलब यही है। उपलब्धियां क्या है इसकी? तो विगत 3 वर्षों से की तुलनीय अवधि में इस योजना के तहत सड़कों की सर्वाधिक लंबाई का निर्माण किया गया है। मतलब 3 वर्षों में काफी निर्माण किया गया है, कहने का मतलब यही है। चलिए अब चौथे वाले पे चलते हैं। चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शहरों के लिए भी है, शहरों के लिए 2.5 लाख है, 2,50,000 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,10,000। ठीक है, चलिए आरंभ क्या है? वर्ष 2022 तक के सभी के लिए आवास देने का उद्देश्य इसमें है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 में चल रहे पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना को शामिल कर दिया गया है। अरे यार, ठीक है। इसका निर्माण जो है कहने का मतलब यह है कि 2016 में हुआ क्या कि मोदी जी ने यह घोषणा किया कि सभी शहरी क्षेत्रों में ऐसे घर जो टूटे फूटे अवस्था में हैं, खराब अवस्था में हैं, उनको जो है पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया, उनको सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के लिए नगरों में 2,50,000 रुपए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, ठीक है, दिए जाने का प्रावधान हुआ। और ग्रामीण में जो इंदिरा आवास दिया जा रहा था उसको प्रधानमंत्री आवास का रूप दे दिया गया। बस इसमें यही था। ठीक है, पूर्ण रूप से अनुदान सहायता प्रदान करने और आवास को निर्माण कर और मौजूदा लाभकारी कच्चे घरों को उन्नयन और गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को मदद के लिए इसकी क्रियाकलाप है। मतलब ऐसे लोगों को जो गरीबी रेखा बीपीएल में है उन्हीं को इसका योगदान का लाभ मिलेगा। ठीक है, थोड़े लाभार्थी पे आप देख लेते हैं कौन कौन से लोग इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी होंगे। सबसे पहले SC ST को इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद बधुआ मजदूर से जो मुक्त हुए हैं वो मुक्त बधुआ मजदूर। उसके बाद गैर SC ST श्रेणियां भी कुछ उसमें दी जाएंगी, जैसे बैकवर्ड वगैरह। विधवाओं के लिए सबसे पहले वरीयता मिलेगी। कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मी जो गांव में, जैसे कि आप एक कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सुरक्षाकर्मी CRPF वगैरह में रहते थे, सेना में रहते थे, तो वो जब उनके पति जो है वहाँ पे शहीद हो जाते थे तो उनकी पत्नियों को जो है इसको मिलने का प्रावधान है। परिजन में पूर्व सैनिक हो, अर्धसैनिक बलों से संबंधित सेवानिवृत्ति वाले लोग हों, मतलब रिटायरमेंट हो गया हो, कोई व्यक्ति विकलांग हो, अल्पसंख्यक हो, उनका समुदाय में कम प्रतिनिधित्व हो, तो वैसे लोग 2011 यही लोग होंगे। ठीक है, और इसमें एक अंतिम चीज ये आपको ध्यान देने योग्य है, काफी इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। 2011 में सामाजिक और आर्थिक जाति आधार पर गणना हुई थी, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ठीक है, ये 2011 में हुआ था। आप लोगों को कम पता होगा, लेकिन जो गांव के चालबाज लोग थे वही लोग इसका जो है गणना करवाए और उसमें गलत डेटा को फीड करवा दिया। तो सरकार को इसको फिर से गणना करवाना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जो कि ग्राम का ना हो, ग्राम से संबंधित ना हो, उसको इस बारे में दिखवाना चाहिए। ठीक है, उसकी स्थिति को देख करके रिपोर्टिंग करवाना चाहिए। काफ़ी लो लेवल पर काफ़ी पारदर्शिता चाहिए, तो अच्छा काम करना होगा। घूम घूम करके स्वयं जो एथिकल वैल्यू है अधिकारियों की उसको उनको जगाना होगा, तभी ग्राउंड लेवल पर बढ़िया काम होगा। तो सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेक्शन के माध्यम से, कास्ट सेंसस के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। अर्थात जो 2011 में BPL सूची में इनका जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जनगणना हुआ जिसमें उनका नाम होगा तो इनको लाभ मिलेगा ऊपर वाले को, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। उपलब्धियां क्या है? वित्त वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 5854 करोड़ रुपए सबसे अधिक व्यय दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2020 की तुलनीय अवधि के मुकाबले 2 गुना था। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड, आपने काफी नाम सुना होगा चुनावी बॉन्ड का। भी 6 राज्यों में चुनाव हुआ था, राज्य उसमें केंद्र शासित राज्य भी थे। तो चुनाव हुआ और चुनाव में आपको पता होगा कि आप पहले डायरेक्टली जो है सभी जैसे कि सरकारें जो होती हैं उनको चंदा देने की पहले प्रक्रिया होती थी, तो लोग खाते में भिजवा देते थे। सरकार ने जब BJP गवर्नमेंट आई उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी चीजें जो हैं
वो चुनावी बांड के माध्यम से खरीदी और बेची जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि चुनावी बांड सिर्फ एसबीआई ही इसका लेन देन करेगा। मैं मोटी मोटा आपको बता दे रहा हूँ, एसबीआई आप खरीद सकते हैं, एसबीआई से ही इसको भजा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसकी कोई रिव्यू नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं होगा, इसकी पारदर्शिता को छुपाया जाएगा। किसने दिया, किस कंपनी ने दिया, इसको छुपाया जाएगा। ठीक है, कौन व्यक्ति आपको ये चंदा दे रहा है इसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। अब आप सोचिए कि इस लोकतांत्रिक रुपए का जो पैसा है वो आप पर ले रहे हैं और आप इसको ही छुपा रहे हैं हम लोगों से। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये एक असंवैधानिक चीज है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जो नेता चाहेंगे वही होगा। विधानसभाओं के चुनाव के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, आसाम और केरल में चुनाव हुए। ठीक है, तमिलनाडु में रंगास्वामी जीते थे, नहीं, तमिलनाडु में स्टैलिन जीते, पुदुचेरी में रंगास्वामी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, और यहाँ पर तो उनको नए सीएम आए हुए हैं, उनका नाम शायद शर्मा करके हैं कोई, और केरला में जो है वो पिनरई विजयन ही है। ठीक है, तो नाम आप याद कर लीजिए, मुझे याद है, थोड़ा इसे बोल रहा था तो वो भी शर्मा करके हैं, याद हो गया है। तो 695.4 करोड़ रुपए चुनावी बांड में के रूप में बेचे गए हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि एसबीआई ने इतने चुनावी बांड बेचे हुए हैं और इनके द्वारा जो है ये प्राप्त किया गया है। वर्ष 2018 में इस योजना को शुरू होने के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक चुनावी बांड की प्राप्त राशि में से एक है। मतलब अभी तक 2018 में जब चुनावी बांड की घोषणा हुई थी तब से लेकर के वर्तमान समय में सबसे अधिक चुनावी बांड जो हैं इस समय यहाँ पर बिके हुए हैं और इसको खरीदे भी गए। भाई बिकेगा तो खरीदेंगे ही, कोई ना कोई लेंगे ही, नहीं उसको खरीदेंगे क्या, उसको लेंगे। चंदे का मतलब ही होता है उसको खरीदने का मतलब, खरीदेंगे तो एसबीआई से ही। ठीक है, क्या पार्टियां थोड़ी का, तो पार्टियां भजाएंगी जा करके, और पार्टियों के लिए एक नियत समय होगा कि आप इस समय के अंदर जो है इसको भजा लीजिए आकर के, नहीं तो वो निष्क्रिय माना जाएगा। चुनावी बांड राजनीतिक दलों को दान देने वाली एक वित्तीय साधन है। चुनावी बांड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए से 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के गुणांकों में जारी किया जाता है भैया। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। मतलब एसबीआई को ही मोनोपोली दी गई है इसमें। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध है। मतलब अगर आप 15 दिनों में इसको नहीं अगर भजा लेंगे तो आपका पैसा रद्द माना जाएगा। यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय है। मतलब कोई अगर यह फालतू पार्टी बना के ले गए तो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। एक पंजीकृत पार्टी होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी, ठीक है, उसी को ये चीज मिलेगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कोई भी राजनीतिक पार्टी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो पंजीकृत तो होगी ही। राष्ट्रीयकृत पार्टी की बात यहाँ नहीं है, मेरा दिमाग उधर गया, लेकिन मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि राष्ट्रीयकृत पार्टी या राज्यकृत पार्टी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है तो आप इसको भजा सकते हैं जाकर के, यदि आपको कोई दिया हो तो। केवल वे राजनीतिक दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। वे राजनीतिक दल ही चुनाव बांड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पंजीकृत की बात किया गया उसका ये कानून बता दिया कि भैया पंजीकरण जो होगा वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत होगा। जिन्होंने बीते आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। भैया तो मैंने जो ऊपर बताया था वो सही हो गया कि 1% मत आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इसको पाओगे, नहीं तो राम राम। बांड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। मतलब इन महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए भैया बांड का एक लगाया जाता है स्टॉल, आप जाइए वहां बांड खरीद लीजिए। ठीक है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। और ये बांड कब बिकेंगे, जब आएगा चुनाव। ठीक है, एक व्यक्ति तो अकेले
या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है। ठीक है, बांड पर दाता का नाम उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, इनमें दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक, पारदर्शिता की कमी, जो मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि जनता को यह नहीं पता लगेगा कि किसने दिया और क्यों दिया, इसके बदले में उसे क्या मिला, ये वो जाने और वह नेता जाने, उसकी राजनीतिक पार्टी जाने। जनता गई बाबा जी का, अब आगे मत बुलवाइए। दूसरा, मंत्रालयों के माध्यम से केवल सरकार के पास ही इसकी जानकारी रहती है। ठीक है, तो एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हूं दूसरा नहीं है, अगर दूसरा कोई होगा तो उसका विनाश होगा। भैया मोनोपोली है हर मार्केट में, आप उठा करके आप बात देख लीजिए। ठीक है, सारी चीजें हैं, आपको मैं कभी पूरे विश्व के बारे में, इस मोनोपोली के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि यह योजना नगद वित्त पोषण की पुरानी प्रणाली की तुलना में एक कदम आगे है, जो कि जवाबदेही नहीं थी। अब आपको यहाँ पर चुनाव आयोग ने तो ये चीज कहा दिया। चुनाव आयोग में भी अभी आज एक आर्टिकल करके आया था और सुप्रीम कोर्ट में, अब यहाँ पर जिक्र आ गया तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इसमें PIL दाखिल करके यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PN भगवती, उनमें उसमें यह कहा गया कि भैया इसके लिए आप कोलेजियम बनाइए। कोलेजियम का मतलब यह है कि विपक्ष के नेताओं की भी चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका हो। भैया चाहे आप देख लीजिए, वहां पर केंद्र में सरकार यदि मोदी जी का है तो मोदी जी का अधिकारी जो होगा वहां पर बैठा होगा। चुनाव हो भाई, इतने बड़े बड़े चुनाव करवा रहे हैं, जो मुखिया है वो लिस्ट किसके कहने पर जारी करेगा? केंद्र सरकार के कहने पे। काम किसका करेगा? केंद्र सरकार के कहने पे कहेगा। 2-4 सीटें यदि हार जीत हो रहेंगी तो किसके दबाव पे होगी? केंद्र सरकार के कहने पे होगी। तो और विपक्ष वाले कहाँ गए भाई? तो कम से कम इसमें CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता की भी भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक आयोग है और इसकी जो प्रतिबद्धता है वो बनी होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह देखने को यह मिलता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं कार्यपालिका से संबद्ध है, जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का कहीं भी जुड़ाव कार्यपालिका से नहीं है, कार्यपालिका से स्वतंत्र है। और इसके लिए जिस प्रकार से जजों की इसमें व्यवस्थाएं होती है, उस प्रकार चुनाव आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की भी जो है व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र कोलेजियम होना चाहिए, जिससे उसके सदस्य चुन करके आए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो, पहली चीज। दूसरी चीज, रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो सरकार की बॉडी को यूज करता है, कार्यपालिका की बॉडी को यूज करता है, इसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था हो। और सबसे पहली चीज, चुनाव में अधिकांश चुनाव तो होने ही नहीं चाहिए। दूसरी ये है कि चुनाव में कमी हो, विधान परिषद की कमी हो, काफी कुछ रिफॉर्मेशन हमारे भारतीय संविधान में होगा, तब जाके कुछ हमारा देश सुधरेगा। अब यहाँ पर देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, चुनाव आयोग में समस्या, सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 आयोग में यह, यहाँ पे देखिए इसकी पारदर्शिता को भी सुनिश्चित जो हुआ था वो भी कम कर दिया गया। अभी हाल ही के बीच में आया था एक चीजें कि पहले जो इनका फंड, इनके अधिकारियों का, चाहे सूचना आयुक्त हो, इस समय यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त, तो इनकी जो पहले पैसा मिलता था, जो इनको फंड वेतन मिलता था, वो मिलता था सरकार के संचित निधि से, संसद की संचित निधि से। अब जो मिलता है इसको कैबिनेट तय करेगी अपने हिसाब से। तो भैया जब आपकी फंड बोनस कैबिनेट तय करेगी तो आप जन सूचना को कहाँ उपलब्ध कराएंगे? आप तो वहां पे दाब लेंगे ना, सूचना लोगों को कहाँ मिल पाएगी? तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के अधिकारों का भी हनन है। दिस इज द हरेसमेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट। सो इस पर अलग से कभी बात होगी केंद्रीय सूचना आयोग के इस परिप्रेक्ष्य में, चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, काफी गंभीर मुद्दे हैं जो इस देश में इन संवैधानिक तंत्रों पर चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। जब तक इन संवैधानिक तंत्रों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक हमारे फंडामेंटल राइट बंधे रहेंगे, मौलिक अधिकार बंधे रहेंगे, लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। आप विश्वास करिए, मैं इसको आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर इस पर बहुत लड़ाई किया। आप विश्वास नहीं करेंगे
कोई भी आरटीआई देना नहीं चाहता है, साल साल भर आरटीआई को बजा करके रखा जाता है। अधिकारी नदारद हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अधिकारी इतने भयंकर चोर और डकैत हो चुके हैं, उतने बड़ा डकैत चोर कोई नहीं है इस समय। ये अराजकता फैली हुई है। आप कभी युगोस्लाविया के टूटने का जब कारण पढ़ेंगे, ओटोमन अंपायर के टूटने का कारण पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के कारण कैसी स्थिति हुई थी। कभी मैं विश्व इतिहास के इस सेगमेंट को लेकर के आऊंगा और कहीं ना कहीं मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस अनएथिकल भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ चल रहा है, इससे दोनों को कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा, तब आपको समझ में आएगा और बेहतर नॉलेज डेवलप होगा वहां पर। यहाँ पर कहीं देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं पर भी हमें किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना है। क्रिटिसिज्म करिए, किसी की बुराई करिए, लेकिन उस बुराई में लोक हित क्लियर हो। नहीं तो आप अपने व्यक्तिगत के लिए जो है आप बुराई करना शुरू कर दीजिए। भाई क्यों बुराई कर रहे हो, तो आप बता ही नहीं पा रहे हो क्यों बुराई कर रहे हैं। तो कम से कम आपके पास तर्क होना चाहिए कि आप इस कारण इसकी बुराई कर रहे हो, और वो तर्क मजबूत होना चाहिए। ये नहीं है कि फलाना पड़ाका दगा दिया तो हम क्या नाम इसकी बुराई कर दिए हैं। यार ये सब नहीं होता है। आपको प्रॉपर तर्क देना पड़ेगा, वो तर्क लोकहित में होना चाहिए। चलिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। राजनीतिक दलों की चुनावी बांड योजना के माध्यम से चंदा देने वाले विवरण का खुलासा करने की कोई सार्वजनिक हित नहीं है और इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। जनजातीय स्कूलों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हाल ही में जनजाति जो स्कूल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है छठी अनुसूची के तहत इसमें जो है 5वीं और छठी अनुसूची के तहत इसमें सूचीबद्ध है, ठीक है। तो इस पर कुछ आगे बातचीत है, चलिए हम देखते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, अर्जुन मुंडा याद कर लीजिए, ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों को डिजिटलीकरण करने और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब आप हर जगह पढ़ते होंगे भैया MOU क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। समझौता 2 प्रकार का होता है, एक होता है MOU और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यदि आप तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कुछ हर्जाना लगेगा, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप तोड़ सकते हैं। यह एक अबाध्यकारी है, जबकि ये एक बाध्यकारी है, आपको ये करना पड़ेगा, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये आश्रम और एकलव्य मॉडल, 2 ऐसे मॉडल चलाए जा रहे थे। 2 ऐसे, जैसे कि हमारे यहाँ मिडिल स्कूल चलती है, प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, वैसे जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में बेहतर काम हो। इसका उद्देश्य समावेशी विकास, समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। चलिए देखते हैं समझौता ज्ञापन के विषय में। माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, थोड़ा यहाँ क्लियर करते चलूँ। आप काफी पढ़ते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपने आयरन मैन मूवी देखा होगा, उसमें जार्विस नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो दिन भर का जो अपना काम एक कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को कैमरा लगा के देख दीजिए कि आप जो कर रहे हैं, आपका दिमाग कैसा सोचता है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी उठने बैठने की एक्टिविटी, सारी चीजों को वो कंप्यूटर सीख लेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपकी सारी एक्टिविटी को जो आप सोच सकते हैं, आप ही नहीं, आपसे अगल बगल के लोग, जनता चाहे जो सोच रही है, उसका सारी चीजों को कॉपी करके एक कंप्यूटर में आप डेटा के रूप में फिट कर दीजिए, और कंप्यूटर में एक ऐसा आप सीधे शब्दों में कहें तो कोडिंग कर दीजिए कि वो कंप्यूटर आप सभी के कोई प्रश्न पूछो तो उन सभी प्रश्न में से ढूंढ करके वो स्वयं आपको जवाब दे। कहने का मतलब ये है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए, आप को देख करके सीख करके। ऐसे ही कॉन्सेप्ट रोबोटिक्स, आपकी मूवी एक आई थी रोबोट, चिट्टी वाली, आपने देखा कि देख देख करके सीखता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का एक जो है चरण ही है, ठीक है। आप आगे चलेंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक आता है उसमें
अरे यार, कण भौतिकी में भी इसका प्रयोग है, चूंकि आप वहां पर सारी चीजें देखेंगे डेवलप। अभी आप एक मूवी आती है टर्मिनेटर, इसका जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है। आपसे पूछ सकते हैं कि रोबोटिक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव तथ्यों को आप विचार करिए, तो वहां पर आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं कि हम भारी भरकम कामों को सरलता से कर सकते हैं, मंगल ग्रह पर हम रोबोट को भेज सकते हैं, इंसानियत की एक नई क्षमता विकसित हो जाएगी। लेकिन आप नेगेटिव में भी सारी चीजें लिख सकते हैं कि इंसान विस्थापित भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। अरे बिग डेटा एनालिसिस और एक दिमाग में नहीं याद आ रहा है, मैं आपको बता देता वहां पे। तो ये सब चीजें जो हैं इंडस्ट्रियल 4.0 जो है, आपको मैं कभी इस पर लेकर के आऊंगा, तो ये सब चीजें वहां पर है, इसका प्रॉपर एक सेगमेंट ही है। ठीक है, मैं तो वहां पर आपको मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी प्रौद्योगिकी को सभी EMRS स्कूलों में, मतलब ऊपर वाला जो जनजाति स्कूल है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आदिवासी छात्रों तथा शिक्षकों को हुनरमंद बनाने के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 EMRS स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट ने गोद लिया है। अच्छा काम है, बिल गेट्स अच्छे हैं और वो काफी लोक कल्याण के काम करते हैं। जिसमें 50 EMRS स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब वहां पर माइक्रोसॉफ्ट जाएगा, अपने हिसाब से प्रशिक्षण करेगा, लोगों को स्किल बताएगा कि आप इस प्रकार से कैसे क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जीवन में एक शिक्षा, आपकी स्किल डेवलपमेंट भी दी जाएगी। आप नई शिक्षा नीति आप जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्किल भी जोड़ दिया गया है। तो भारत की जो नई शिक्षा नीति है वो बेहतर है, सबसे अच्छी है। ठीक है, लेकिन उसमें और नवाचार की आवश्यकता है और नवाचार करना चाहिए। कभी इस पर भी चर्चा होगी अलग से। मैं नए नए आयाम खोल करके आपको चल रहा हूं कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि आप इस प्रकार से सोचना शुरू कर दीजिए। पहले चरण में 500 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे, मास्टर ट्रेनर्स जो है बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, तैसे से एक चक्री बन जाएगी और सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। भारत में राज्यों के शिक्षकों के शिक्षण में ऑफिस 365, AI एप्लीकेशन जैसी उपयोगी तकनीकों का उपयोग करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यह प्रोग्राम शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन सेंटर पेशेवर ई-बैच और ई-सर्टिफिकेट अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। तो ई-बैच आप प्राप्त सकते हैं, ई-सर्टिफिकेट भी, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ई-बैच एक टर्म है, मैं इसको कल बताऊंगा ढूंढ करके। चलिए, इन स्कूलों के छात्रों को उन परियोजनाओं पर सलाह दी जाएगी जिनमें सामाजिक कल्याण और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल हैं। इसको मैं कभी और फिर से ला करके आऊँगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में देखिए, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर दिखाई हुई है। शिक्षा भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक मूल पॉइंट है। ठीक है, अपेक्षित लाभ इसके क्या है, अपेक्षा क्या की गई है भाई? तो यह अपेक्षा मतलब होता है कि किसी से आप क्या उम्मीद रखते हैं। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी छात्रों को अपना भविष्य और अपना पर्यावरण, अपना गांव, अपना समग्र समुदाय बदलने का किस प्रकार से उनको मौका मिले। ठीक है, जब आप शिक्षा ही नहीं दोगे तो कहाँ से मौका मिलेगा? तो कम से कम शिक्षा दे रहे हैं तो उसके बदलने का भाई मौका भी मिलेगा उनको। यह पहल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी सक्षम बनाएगी, जिसमें वे कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेंगे। यह डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता में मदद भी करेगा। यह प्रोग्राम आदिवासी छात्रों और अन्य लोगों के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा, जो कि एक अच्छा कदम है। दोनों अच्छे कदम हैं। आदिवासियों के लिए अन्य शैक्षिक योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, इस योजना को वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों के उच्च शिक्षा प्रोत्साहित करने, छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था। जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता और वर्तमान बाजार के रुझान के आधार पर उन्हें कौशल विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से वर्तमान में लोग कौन कौन से कौशल सीख रहे हैं उसको देखते हुए इनको बताना चाहिए था। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, यह योजना PhD और पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने वाले हेतु चयनित 20 छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ये तो चल ही रही है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ये क्या है, थोड़ा देख लीजिए। इस विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाए जाने का प्रावधान किया गया था। ये स्कूल न केवल अकादमिक शिक्षा बल्कि छात्रों को सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते थे। इसके अंतर्गत न केवल उन्हें उच्च एवं पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार हेतु सक्षम बनाने पर बल दिया जाता रहा है, बल्कि गैर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आबादी के समान शिक्षा और सर्वोत्तम अवसरों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है एकलव्य योजना के माध्यम से। राज्य संघ शासित प्रदेशों में 480 छात्रों की क्षमता वाले EMRS की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम स्पेशल एरिया प्रोग्राम या SAP को कहते हैं के तहत किया गया। आर्टिकल 275(1) के माध्यम से इसको याद कर लीजिएगा, चूंकि अब इतना तो अनुच्छेद याद नहीं होता, लेकिन कोशिश करिए कि हो जाए। 2-4 बार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कोई कर नहीं पाता है, कोशिश करिएगा आप लोग। इनका वित्त पोषण जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? कमेंट में मैंने शुरू में बताया था, कमेंट में बताइए। से अधिक जनजातीय आबादी वाले, ठीक है। उसके बाद इसको गति देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रखंडों में एक EMRS होगा। मतलब एक स्कूल ऐसा बनाया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, एक एकलव्य विद्यालय लगभग नवोदय विद्यालय के समान होते हैं, जहां खेल कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय एवं कला संस्कृति संरक्षण और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं इनको। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय के अधीन देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना करती है। ठीक है, ये आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। आश्रम विद्यालय, देखिए यार, करना होगा तो पढ़ना होगा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, कहीं ना कहीं से आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। आश्रम विद्यालय क्या है? तो आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं जिनमें छात्रों को निःशुल्क खाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। मुझे पता है कि जब मैं छोटा था, बेसिकली आज से 8-10 साल पहले, तो एक योजना आई थी चीनी मिल में। हम चूंकि हमारे अगल बगल जो SC कास्ट के बच्चे रहते थे, तो हम लोग उसको गांव में चमरोटी कहते थे। ठीक है, हालांकि ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग वहां पर जाते थे तो वहां पर बैठते थे। हम लोगों को वहां पर जातिवादी था कि कोई चीज महसूस ही नहीं होती थी। हम लोग साथ में खाना भी खाते थे, उठते थे, बैठते थे, सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो कुछ दिन बाद जब ये हुआ कि भाई हमारे उनके पहनावे में अंतर आने लगा धीरे धीरे, फिर वो लोग खुद ही दूरियां बनाने लगे हम लोगों से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, बल्कि हम लोगों ने पूछा भी कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कहने यार तुम्हारा रास्ता अलग है, हम लोगों को कुछ और करना, हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं कि आप ज़्यादा मत घूमिए, ये है वो है। ठीक उन्होंने कहा, लेकिन यार देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना होगा कि मानव की सीमाएं मानव नहीं बनाता है। आप कहीं ना कहीं इसको आप सोचने का प्रयास करिए कि हम लोग एक हैं, और किसी भी ऐसे मित्र को कभी इग्नोर मत करिए कि जो आपको सच्चे दिल से और प्रेम से मानता हो। ठीक है, यहाँ औपचारिक शिक्षा के अलावा ध्यान, दृष्टि, दर्शन, खेल, शारीरिक गतिविधियां आदि पर जोर दिया जाता है। तो बच्चे फिर वहां पर जाते थे। अगल बगल जिस चीनी मिल वगैरह में खाली स्थान था, तो सरकार ने व्यवस्था किया था कि कुछ बच्चों को ले जाकर के वहां पर रखा जाएगा, और उसके बाद उनको ड्रेस दिया जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा, पीना दिया जाएगा, उनको रहने की व्यवस्था दिया जाएगा। तो बच्चे को ले जाकर छोड़ा जाता था, लेकिन बच्चे खुद भाग करके कुछ दिन में घर आ जाते थे। तो ऐसा हुआ कि इस जिले के बच्चे को उस जिले में, उस जिले के बच्चों को इस जिले में भेजने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आज शायद उसी तरह से आश्रम विद्यालय चलता है। इन विद्यालयों की निर्माण लागत जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रदान करता है, और इन विद्यालयों में
शिक्षा के माध्यम से चयन सहित विद्यालयों का संचालन तथा समग्र रखरखाव के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अब तक इस मंत्रालय ने जनजाति बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरे देश में 1205 आश्रम विद्यालयों की वित्त पोषित की हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ठीक है, शायद मैंने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कुछ समझाने का आपको प्रयास किया, काफ़ी बड़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी। मैं धीरे धीरे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को टच करूँगा, और मैं एक प्रश्न, कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग है इसका एक प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा। तो यूपीएससी के आंसर राइटिंग में आपकी ऐसी पेज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको इस तरफ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो भी लिखना है इसी में लिखना है। यहाँ पर उत्तर प्रश्न जैसी चीज़ें नहीं लिखेंगी, यहाँ पर प्रश्न लिखा होगा ऊपर यहाँ पर, और आपको यहीं से लिखना शुरू करना होगा। 250 शब्दों का आता है, कम से कम आपको 1.5 पेज से या 2 पेज तक लगभग लिखना होगा। इसी तरीके से 1.5 पेज या 2 पेज तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइटिंग बैठा बैठा करके, डायग्राम का प्रयोग करके। ठीक है, डायग्राम आपके ऐसे भी बनेंगे, ऐसे भी बनेंगे। डायग्राम की क्या प्रासंगिकता है, किसकी डायग्राम को कहाँ कहाँ पर बनाया जाता है, तो मैं सब बताने का कोशिश करूँगा। वेट करिए, और सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।